नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी एमटीएस की सेकेंड फेज की एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए पर डे जो प्रैक्टिस सेट की एमटीएस वाली वीडियो शाम को मिल रही थी, अब हम सवेरे को दे दिया करेंगे ताकि आपके पास पूरा दिन रहेगा, है ना। तो इसी उद्देश्य से जो है ये एमटीएस की वीडियो आज सवेरे ही आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जिनको भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना है, पास्ट में हमने जो भी एनालिसिस वाली वीडियो या प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया है, पीडीएफ प्रोवाइड कराया है, उन सबको अच्छे से देख रहे होंगे और देख लिए होंगे आशा करते हैं। और जो वीडियो मैं अब प्रोवाइड कराऊंगा उनको भी देख के ही एग्जाम में जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी प्रश्न शामिल है सभी का एक्स्ट्रा फैक्ट का डिस्कशन हम साथ में ही करते चलेंगे, जैसा कि आज तक करते आए हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, 1644 में बैरोमीटर के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर इन 1644, है ना। तो दोस्तों ये है आपका टोरी केली। इन्होंने ही बैरोमीटर की खोज करी थी, इन्होंने ही बैरोमीटर की प्रिंसिपल को बताया था। कब? 1643-44 में। 1643-44 भी लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि 43 से स्टार्ट करा, 44 में जो है पूरा करा, है ना। तो 43-44 या फिर 1644 में। कौन? ई टोरी केली। आपको याद है कि वर्तमान में अगर आपका दाब का मात्रक पूछा जाता है तो आप बड़े आसानी से आंसर दे देते हो पास्कल। लेकिन जब इस पास्कल से हम इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे उस समय तक इस दाब का मात्रक जो है टॉर हुआ करता था। टॉर क्या हुआ करता था? दाब का मात्रक टॉर हुआ करता था, टॉर। तो ये टॉर किसके नाम पे रखा गया है? तो ई टोरेकेली के नाम पे ही टॉर, जो दाब का मात्रक भी था, है ना, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया था। ठीक है। बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब जब बैरोमीटर से हम मापते हैं और इसकी रीडिंग यानी पाठ्यांक अचानक अगर नीचे की तरफ गिर जाता है ना, तो हम समझते हैं कि तूफान, वर्षा इत्यादि जो है, माने मौसम जो है थोड़ा डिफरेंट रहने की संभावना है। तूफान भी हो सकती है, बारिश वगैरह हो सकती है जब अचानक गिर जाए, है ना। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़े, है ना, यहाँ पाठक लिखा गया, पाठ्यांक मतलब रीडिंग, है ना, रीडिंग। तो बैरोमीटर का जो रीडिंग है वो धीरे धीरे ऊपर अगर चढ़ रहा है तो आप समझिए कि मौसम जो है साफ और स्वच्छ रहने की जो है बात हो सकती है। ठीक है, तो दोनों बात समझ गए। बैरोमीटर से आप वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, नीचे गिर रहा है सहसा तो आप समझेंगे कि तूफान वगैरह आने वाला है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम साफ रहने की जो है संभावना है। कौन खोजे थे? ई टेरोकोली खोजे थे। दाब का प्रथम जो पहले मात्रक क्या हुआ करता था? टॉर हुआ करता था। दबाव के वर्तमान में मात्रक क्या होते हैं? तो पास्कल होते हैं। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब को किस एकक में मापा जाता है? तो आप कहोगे जी बार में मापा जाता है ना, बार में। जिस प्रकार से पदार्थ के परिमाण को हम मोल में मापते हैं ना, उसी प्रकार से वायुमंडलीय दाब को हम बार में मापते हैं, है ना। तो ये दोनों बात जो है, ये जितने भी 5-6 बात निकल के आए आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, पास्कल यहाँ पे आ गया है तो पास्कल से एक और ध्यान रखेंगे, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक टेलर है, ये सभी के सभी जो है आपका पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, फर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? देखिए, फर चित्रकला जो है ये आपके संबंधित है ना, राजस्थान से। फर पेंटिंग इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान से संबंधित है आपका फर पेंटिंग। ठीक है। बाघ चित्रकला, बाघ गुफा, है ना, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। सोहराय खोबर एक पेंटिंग होती है जो कहाँ पे होती है? झारखंड के अंदर। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। इसके अलावा गुलेर चित्रकला, ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। गुलेर चित्रकला ये क्वेश्चन जो है आपके CHSL 2022 में पूछी गई क्वेश्चन का पार्ट से मैंने अलग क्वेश्चन बनाया है इस वाले को, है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। फर चित्रकला राजस्थान, बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश, सोहराय पेंटिंग जो है झारखंड, गुलेर चित्रकला हिमाचल प्रदेश। मिथिला पेंटिंग एक पेंटिंग का स्वरूप है, ये आपका जो है बिहार में होती है, इसे मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं। इसके अलावा वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र में होती है और भित्ति चित्र जो है ये उड़ीसा में होती है। तो इस प्रकार के कुछ पेंटिंग के नमूने, कुछ चित्रकला के जो है यहाँ पे आपका जो है फैक्ट
में मैंने दे रखा है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, लक्ष्मी विश्वनाथन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन ये सबसे पहले किससे जुड़ी हुई थी? तो ये जो है भरतनाट्यम के जो है नृत्यांगना थी, भरतनाट्यम, है ना। तो इनको जो है साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार, जिसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है ना, एकेडमी अवार्ड भी अगर आपसे लिखा है तो आप समझ जाइए कि साहित्य जो अकादमी नाटक अकादमी पुरस्कार है उसी की बात कर रहा है। इंडिया में एकेडमी अवार्ड भी इसे कहा जाता है ना। तो लक्ष्मी विश्वनाथन जो भरतनाट्यम के हैं, तो उनको कब जो है साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? व्हेन डिड लक्ष्मी विश्वनाथन गेट द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, है ना। तो ये 1998 में जो है इनको दिया गया था, और इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसीलिए आने वाले एग्जाम में ये रीढ़ की हड्डी बन सकती है, खास करके एमटीएस के एग्जाम में। जैसा कि आपने देखा पिछले साल एसएससी जीडी के समय पंडित माफ कीजिएगा, हाँ, बिरजू महाराज का जो है आपका निधन हो गया था। तो आने वाले जो भी शिफ्ट आए बिरजू महाराज से किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछता गया। इसी प्रकार से ये लक्ष्मी विश्वनाथन का भी जो है निधन हो गया है। तो ये भी एक फेमस कैरेक्टर थी, नृत्यांगना थी क्लासिक डांस भरतनाट्यम की। तो इनसे भी क्वेश्चन आने की आसार है, ठीक है। तो 1998 में इसे जो है साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शास्त्रीय संगीत में प्रथम साहित्य नाटक अकादमी जो है ये टी बाला सरस्वती को दिया गया था 1955 में। और टी बाला सरस्वती भी भरतनाट्यम से ही संबंधित कैरेक्टर थी, ठीक है। 1957 में भरतनाट्यम के लिए ही 1957 में, हाँ, तीसरी बार 1957 में, यानी यहाँ दूसरी और इस एक्स्ट्रा फैक्ट का तीसरा हो जाएगा, यानी दूसरी बार जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार रुक्मिणी देवी अरुणडेल को दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लासिक डांस से जुड़ी हुई कैरेक्टर जो ये अवार्ड प्राप्त की वो थे आपका टी बाला सरस्वती, ठीक है। इसके अलावा साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार में पुरस्कार की जो रकम है वो कितनी होती है? तो 1 लाख रुपए की रकम होती है। और एक फेलोशिप अवार्ड भी होता है, उसमें ज्यादा रकम होता है। और ये जो साधारण वाला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होता है, इसमें जो है आपका 1 लाख की प्राइज मनी होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रूलर्स हु रूल्ड मगधा, है ना। तो जो मगध पे जो आपका शासन किए थे, तो सबसे पहले हर्यक वंश आए मगध पे, जो अस्तित्व में आए। हो सकता है कि इससे पहले भी कोई वंश रहा हो, लेकिन इतिहास में ये चीज दर्ज नहीं है, तो मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे हर्यक वंश से पढ़ना है ना, कि मगध में ये सबसे पहले आए। तो सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार, है ना। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र उदयन, और उदयन के पुत्र नागदशक। ये 4 शासक हुए आपके हर्यक वंश से, जो एक दूसरे को हत्या कर गद्दी पे बैठा करते थे। जैसे अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मारा, है ना, उदयन अपने पिता अजातशत्रु को मारा, नागदशक अपने पिता उदयन को मारा। इसीलिए हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश कहा जाता है, मतलब पिता की हत्या करने वाला वंश भी कहा गया है। तो ये सही क्रम है आपके मगध पे शासकों का, कि सबसे पहले बिंबिसार आए, फिर अजातशत्रु आए, उदयन आए, नागदशक आए। अगर भाई वंशे चेंज करके दे दे तो सबसे पहले कोई न कोई एक हर्यक वंश का होगा। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश आता है। नंद वंश के बीच में ही, मतलब नंद वंश के कार्य समाप्त होने और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना के पहले सिकंदर की चर्चा हो जाती है। तो ये सब कुछ ना कुछ मोटे तौर पे आपको याद जरूर रखना होगा कि कौन कौन कब आए कब गए, है ना। एग्जैक्ट नहीं भी याद है तो अगर मोटे मोटे तौर पे नॉलेज है आपको, तो ऑप्शन छांट सकते हो एग्जाम के अंदर, और सही करने की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। इसीलिए जो भी करें एकदम दिल से करें, है ना। इसके अलावा मगध की जो गद्दी था उस पे सबसे पहला शासक बिंबिसार हुआ, तो जाहिर सी बात है यही बैठेंगे। तो ये कब बैठे थे? तो 544 बीसी में। और ये आपका सीआरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिंबिसार ने गद्दी पे कब बैठे थे? तो 544 बीसी में। बीसी मतलब जो आपका ईसवी से पहले होता है, इस ईसा पूर्व भी बोलते हैं इसे। बिंबिसार ने अपनी राजधानी को गिरि ब्रिज में रखा था। गिरि ब्रिज मतलब आजकल के राजगीर या राजगिरही जिसे कहते हैं, इसे गिरि ब्रिज कहा जाता था पहले। तो बिंबिसार की राजधानी यहीं पर हुआ करता था। अजातशत्रु को, यानी जो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु है, बिंबिसार का पुत्र है, इसे कुनिक कहा जाता था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश के बाद मगध पर जो है शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया। शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया।
नंद वंश के बाद जो है आपका आ जाता है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और धनानंद को हराए थे किसके सहयोग से? विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य के सहयोग से। ठीक है, तो ये थोड़े मोटे मोटे तौर पे आपने 4 वंशों के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखा है ना। इसके अलावा फरवरी 2023 में नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जो उद्घाटन कर देते हैं ना, एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर छपता है ना। तो ये व्हिच एक्सप्रेस वे हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी इन February 2023, है ना। तो इनका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जो है हाल ही फिलहाल में फरवरी महीने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करा गया है। ठीक है, इससे पहले पिछले साल अक्टूबर महीने में महाकाल कॉरिडोर का भी जो है उद्घाटन किए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ था, तो अक्टूबर 22 में हुआ था। और कहाँ पे है महाकाल कॉरिडोर? तो महाकाल से तो आप जानते ही हैं, जय महाकाल उज्जैन, है ना। इसके अलावा भाभा कैंसर अस्पताल की जो इनॉग्रेशन अभी अभी हाल ही में किए हैं, ये आपके पंजाब के मोहाली में किए हुए हैं। कौन किए थे? तो पीएम भी किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये तीनों बात जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो अगला अभी अभी जो नई संसद का इनॉग्रेशन है ना, नई संसद का, हालांकि ये एमटीएस में नहीं पूछेगा, इससे आने वाले अगले एग्जाम में पूछेगा। तो संसद का इनॉग्रेशन भी पीएम ही किए हैं, है ना, पीएम ही किए हैं संसद का इनॉग्रेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। और सिंगोल सुने होंगे, सिंगोल, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2023 तक वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे अधिक शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? हु इज द सेकेंड हाईएस्ट सेंचुरी स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट टिल February 2023? तो भैया सबसे ज्यादा शतक तो बनाए हैं आपके वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर 49, ठीक है ना। लेकिन इनके जस्ट पीछे तक आ गए अपना बिरटू विराट कोहली। ये कितने शतक बना दिए भैया विराट कोहली अब तक? तो विराट कोहली को जो है 46 शतक बन चुके हैं मात्र 271 मैचों में। ठीक है, सचिन तेंदुलकर 463 मैच खेलकर मात्र 49 शतक बनाए हैं, है ना। उस हिसाब से विराट कोहली को देखिए 271 मैच खेल के 46 शतक बनाए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये 2023 के लास्ट में ये जो 49 शतक वाला रिकॉर्ड है ये टूट जाएगा, अगर बिरटू इसी फॉर्म में रहे तो, है ना। हीरो है ना। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक मैं बता ही दिया भाई, कौन बताए? सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं। तीसरा स्थान रिकी पॉन्टिंग का आ जाएगा 30 शतक के साथ, और 30 शतक के साथ कई खिलाड़ी उनके एक ही पैदान पे स्थित है। ठीक है, तो पहला और दूसरा में से ही पूछा जाएगा। विश्व की सबसे अधिक इंटरनेशनल रन जो बनाए ये सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। इंडिया के लिए पहला टेस्ट शतक पूछा गया था, लाला अमरनाथ बनाए हैं, लाला अमरनाथ। पहला वनडे शतक कपिल देव महाराज बनाए हैं, और पहला T20 शतक जो है सुरेश रैना बाबा बनाए हैं। तो इन तीनों का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। ये पहले जो है सेंचुरियन है ना, टेस्ट, वनडे और आपका T20 फॉर्मेट के अंदर। इसीलिए सुरेश रैना जो है तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले फर्स्ट इंडियन भी बने थे, है ना। क्योंकि जनरली टेस्ट और वनडे बहुत खेलने को मिलता है तो शतक तो लोग बना ही लेते हैं। वनडे क्रिकेट में प्रेशर, सॉरी T20 में प्रेशर होता है कि जब तक रहो एकदम मार के खेलो, तो उसमें शतक कम बन पाते हैं, है ना। तो सुरेश रैना पहला वो भारतीय हुआ था जिन्होंने शतक बनाया था। सुरेश रैना के आत्मकथा का नाम है बिलीव, है ना, व्हाट टॉट क्रिकेट, मुझे क्रिकेट ने मुझे क्या सिखाया, है ना। इस प्रकार से इनके किताब का नाम है जो इनके बायोग्राफी है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे अभी अभी हाल में कर लिया था एग्जामिनर कि 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पर हुआ था? 1983 में वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? और उसी दिन दूसरे शिफ्ट में इसी एमटीएस में पूछा गया कि 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच किन दो देशों के बीच में हुआ था भैया। तो ये दोनों ही बात आपके सामने है। 1983 के फाइनल मैच जो है भारत बनाम इंग्लैंड के जो है बीच में हुआ था, है ना। और ये जो है वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इस वर्ल्ड कप का नाम दिया गया था प्रेसिडेंशियल कप, ठीक है। और भारत जो है पहली बार ये वर्ल्ड कप जीते थे आपका 1983 ईस्वी में, ठीक है, वेस्ट इंडीज को हरा के। और वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 1975 ईस्वी में। तो 4 साल के अंतराल पे होती है। तो 1975 के बाद 1979 में भी हुआ होगा। तो ये दोनों के विजेता लगातार वेस्ट इंडीज ही रहे थे क्लेव लैड की कप्तानी में। उस समय वेस्ट इंडीज टीम काफी धाकर हुआ करते थे और तीसरे के भी फाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन इत्तेफाक से भारत जो है जीत जाता है। भारत पहली बार 1983 में जीतता है, दूसरी बार 2011 में जीतता है महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। तो अब तक हम 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अब तक हम 2 बार वर्ल्ड कप की जो है एक बार कर चुके हैं और एक बार करने वाले हैं मेजबानी। 2011 में हमें आंशिक रूप से वर्ल्ड कप का मेजबानी मिला था भारत यानी इंडिया,
बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों को कंबाइंड रूप से दिया गया था। मुझे मतलब आंशिक रूप से भारत को भी मेजबानी का अवसर दिया गया था 2011 में, जो वर्ल्ड कप हम जीते थे। 2023 में भारत को टोटली मेजबानी मिला है, यहीं पे पूरा मैच होगा वर्ल्ड कप का इंडिया में, है ना। तो इस प्रकार से 2 बार वर्ल्ड कप कराने वाले देश हम बन जाएंगे। कल हमने बताया था, हमने 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया है ना। 2 बार एशियन गेम का आयोजन करवाया है, 1 बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करवाया है। तो ये सब बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वो कल मैंने आईपीएल के बारे में सारा डाटा दे ही दिया था, स्टैटिक्स फॉर्म से ही आएगा, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम आपका बहुत नजदीक हुआ जब फाइनल हुआ। तो इस आईपीएल से बहुत कम क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर इस आईपीएल से आता है तो सबसे महंगा खिलाड़ी पूछा जाएगा, जो सैम करन है, ठीक है। इसके अलावा ओटीईसी में शब्द टी का क्या तात्पर्य है? देखिए, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है ओटीईसी। ये क्या होता है कि जो जलधारा होती है, तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के जो तापांतर होते हैं, दोनों में डिफरेंस होते हैं। इस डिफरेंस के आधार पर बिजली उत्पादन की प्रक्रिया है ये, है ना। तो ये समझ लीजिएगा ओटीईसी को, है ना। तो इसमें जो है टी का जनरल सी बात है जी, थर्मल होगा, है ना। थर्मल होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, इसका फुल फॉर्म होता है ओटीईसी का। इसी प्रकार से एक ईएनएसओ है, अल नीनो सॉदर्न ऑक्सीलेशन, है ना। ये जो आपका है पूछा गया है, ईएनएसओ का जो है पूछा गया है। इसमें आपका एस का ही पूछा गया था, स्टैटिकल दिया था, है ना, सॉदर्न दिया था, तो ये सॉदर्न हो जाएगा, ठीक है। समझ लेंगे इन दोनों को। इसके अलावा मैंने आईटीसीजेड पढ़ा दिया है, एसईजेड पढ़ा दिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह। तो ये जो कुछ भी आपका भूगोल शब्द में जो वर्णित टर्म है, जो आपसे पूछा जाता है, इससे फुल फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन से एक केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं? Which one of the following presidents of India has also been the union labor minister, है ना। तो ये रहे थे जी आपका बीवी गिरी साहब। अब राष्ट्रपति से बहुत कुछ सीखने के लिए है आपको, और मेरा गारंटी विश्वास मानिए कि अगर राष्ट्रपति के बारे में आप पारंगत हो जाते हैं, यानी पूरी जानकारी रखते हैं, तो 2 नंबर आपके किसी भी इंडिया में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, सभी में 2 नंबर आपका फिक्स है जी। जिस दिन ये बात गलत साबित हो जाए, आप मुझे बताइएगा, मैं यहीं रहूंगा। राष्ट्रपति के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, पद से लेकर अधिकार क्षेत्र से लेकर, है ना। और जो भी क्रम वाइज आए हैं, उनके क्रम है, कब से कब तक रहे हैं, कितने बार रहे हैं, कौन पद पे रहते हुए जो है स्वर्ग सिधार हुए हैं, कौन मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कौन सिख राष्ट्रपति थे, कौन सबसे कम उम्र के थे, कौन जो है निर्विरोध चुने गए हैं, कौन वर्तमान में है, कौन प्रथम महिला है, कौन पहले अनुसूचित जनजाति महिला है ना। तो ये सब जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित, ये तो आउटसाइड नॉलेज हो गए, है ना। और जो इनके प्रभाव हैं, आर्टिकल कहां से कहां तक है, फला आर्टिकल के साथ किसको नियुक्ति करते हैं, अगर सारी जानकारी आपको है तो 2 नंबर हर एग्जाम में आपका फिक्स है। और अगर आप 2 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी टटोलें, ठीक है, करने से ही होगा, है ना। इसके अलावा तो इस पे राइट आंसर हो जाता है जी बीवी गिरी। बीवी गिरी साहब जो हैं, ये राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, लेबर मिनिस्टर के रूप में। इसके अलावा बीवी गिरी ही वो शख्स हैं जो देश में पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल संभाले थे, जब जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया था, है ना। जाकिर हुसैन साहब देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पे रहते हुए मरने वाले भी प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए, जो कोई भी व्यक्ति ऑफिस में रहते या फिर पद पे रहते हुए स्वर्ग सिधार हो जाते हैं, उसे डाई इन हार्नेस कहा जाता है। क्या? डाई इन हार्नेस कहा जाता है। आपके जो है ये ईडियम है डाई इन हार्नेस। इसका मतलब होता है पद पे रहते हुए स्वर्ग सिधार हो जाना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो ये जाकिर हुसैन साहब जो है स्वर्ग सिधार हो गए थे। इन्हीं के जगह पे जब वैकेंट हुआ पोस्ट, तो बीवी गिरी साहब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले। इसके बाद में जो है हिदायतुल्लाह साहब भी कार्यभार संभाले कार्यवाहक के रूप में। उसके बाद फिक्स रूप से चौथे राष्ट्रपति बन गए बीवी गिरी साहब, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राष्ट्रपति आप समझ गए। पहला जो है आपका राजेंद्र प्रसाद साहब, दूसरा एस राधा कृष्णन साहब, तीसरे जाकिर हुसैन साहब, चौथे बीवी गिरी साहब, है ना। इस प्रकार से राष्ट्रपतियों का क्रम है जी, है ना। बीवी गिरी साहब लेबर मिनिस्टर के साथ साथ केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके थे। अभी अभी आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, तो ये किस राज्य के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं? तो
तो जगदीप धनखड़ साहब जो हैं ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में तैनात ही थे, तभी उपराष्ट्रपति की इलेक्शन हुई और जो है जीत कर जो है वो पोस्ट वैकेंट किए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, है ना, तो ये भी राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। अभी जो वर्तमान में आपका राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू साहेब, तो ये जो है आपके झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत गुड नॉलेज जरूर रखना चाहिए। नीलम संजीव रेड्डी वो राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए, इनके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रपति के जो करंट वाला चुनाव हुआ है 2022 के अंदर, इसमें जो है द्रौपदी मुर्मू के विरोध में यशवंत सिन्हा जी खड़े हुए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है ये 52 से 61 तक लगातार है, जिसमें पद से लेकर महाभियोग तक की चर्चा करी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है, 103 अध्यादेश से संबंधित है, 85 लोकसभा के भंग करने से संबंधित है, 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, 108 ज्वाइंट सीटिंग बुलाने से संबंधित है, 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, 76 महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित है। इस प्रकार से राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं ये थोड़ा मोटे मोटे तौर पे थोड़ा सा आपको दर्शन कराया। नीलम संजीव रेड्डी साहब के बारे में जाने, निर्विरोध चुना गया। इस बार के जो विरोध में जसवंत सिन्हा थे मुर्मू साहिबा के साथ में, तो इनको भी आप जाने। पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह किस राज्य की राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी है? राजस्थान के। बीवी गिरी साहब प्रथम कार्यवाहक थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है आपका जाकिर हुसैन साहब थे और इन्हें पद पे रहते हुए मृत्यु प्राप्त हुए थे, है ना। प्रथम कार्यवाहक बीवी गिरी थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो सबसे लंबे समय अवधि तक भी राष्ट्रपति रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रथम जो है और भी जो भी राष्ट्रपति से फैक्ट निकल के आएगा प्रथम खास करके, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। 2 नंबर फिक्स है जी राष्ट्रपति की। यहाँ राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं, तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्यपाल, महान्यवादी, यूपीएससी के अध्यक्ष, है ना, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, हाई कोर्ट के जज, है ना, ये सब की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष, है ना, तो ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे। हाँ, ऐसा 2 टर्म और है आपके जी राष्ट्रपति साहब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी कि वैसा राष्ट्रपति जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। देखिए, पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अब तो न है बांस और न बजेगा बांसुरी। अब तो योजना आयोग ही नहीं है, इसके जगह पे तो आपका नीति आयोग आ गया है जी 2015 से, है ना। तो फिर भी जान लीजिए कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जो है काम कर चुके हैं प्रणब मुखर्जी साहब, है ना। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री भी रहे हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, अब हमारे बीच नहीं है। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी साहब को 2019 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे ये है आपका मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह साहब योजना आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष क्योंकि पीएम बन जाएंगे तो अध्यक्ष भी होगा उनका, है ना। इसके अलावा वित्त मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे, वित्त सचिव भारत सरकार रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे। इनकी तो बात ही मत करो, कितने पोस्ट लेके जो है इन्होंने सेवा दिए हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड? तो भैया ये है एनआर नारायण मूर्ति। एनआर नारायण मूर्ति कौन है? तो इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं और सुधा मूर्ति के हस्बैंड हैं और ऋषि सुनक के ससुर जी हैं। ठीक है, समझ गए। ये लिखे हैं ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। सुधा मूर्ति भी राइटिंग का काम करती है, ये भी महिला इन्फोसिस से जुड़ी हुई है और अभी अभी जो है एक कार्यक्रम में आई थी, है ना, जैसा कि आप जानते ही होंगे। एनआर मूर्ति जो है इन्फोसिस के समय बता ही दिए। देखिए, सुधा मूर्ति का एक किताब है वाइज एंड अदरवाइज, ये भी कई बार पूछा गया है और मैंने पहले भी बता रखा है। तो ये इनके लेखिका सुधा मूर्ति है ना। ऋषि सुनक कौन है भैया? तो ये अभी जो है वर्तमान में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन कहना गलत होगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, है ना। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, है ना। इसके अलावा अगर आपसे कोई अभी पूछ ले कि भैया ब्रिटेन का वर्तमान में महाराज या महारानी कौन है, तो चार्ल्स III जो है ये ब्रिटेन के राजा है वर्तमान में।
एलिजाबेथ सेकेंड के मृत्यु के बाद यही राजभार संभाले हैं, क्योंकि ब्रिटेन में आप इंग्लैंड में जानते हैं आपकी राष्ट्रपति का कोई पद नहीं होता है, राजा रानी ही राष्ट्रपति के जैसे ट्रीट करते हैं। मैन बुकर पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द मैन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज स्टार्टेड, है ना? तो ये किया गया था भैया 2005 ईस्वी में, है ना? इस चीज से इंट्रोड्यूस 2004 में ही कराए गए थे, लेकिन पहली पुरस्कार वितरण 2005 ईस्वी में होती है। यह पुरस्कार जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के लिए कोई भी किताब को दिया जा सकता है। आप कन्नड़ में लिखिए, लेकिन उस लायक के पुस्तक है कि कोई अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, है ना, और आपको जो है नॉमिनेट होके सिलेक्ट हो गया तो आपको मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी भाषा में मतलब मिल सकता है, लेकिन अनुवाद होनी चाहिए इंग्लिश में, है ना? ये पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार। एक मेन वाला बुकर पुरस्कार है जिसमें खाली बुकर पुरस्कार लिखा जाता है, और बुकर पुरस्कार 2022 जो है करुणा सेहान तिलका को मिला, सेहान करुणा तिलका को मिला था। द सेवन मून ऑफ माली अरमीरा, इस प्रकार के पुस्तक का नाम है जी, है ना? इनको मिला है बुकर पुरस्कार 2022। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था रेत की समाधि, द टॉम्ब ऑफ सैंड, द टॉम्ब ऑफ सैंड। जब इनको अंग्रेजी में रूपांतरित किया तो इस प्रकार से नाम हो गया द टॉम्ब ऑफ सैंड, है ना? तो इस पुस्तक को मिला थे। गीतांजलि श्री को मिला था इंटरनेशनल बुकर 2022, और करुणा सेहान तिलका को द सेवन मून ऑफ माली अल्मेरा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश की सर्वाधिक घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द 2021 सेंसस विच द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। तो भैया ये है पूर्वोत्तर दिल्ली, जिला का नाम है पूर्वोत्तर दिल्ली। ये सबसे ज्यादा जो है क्राउडेड है, डेंसिटी वाला जो है जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। वैसे भी मैंने बता रखा हूं कि देश में ओवरऑल सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की है ना? लेकिन अगर राज्य में पूछेगा तब बिहार होगा, है ना? तो ये बात भी ध्यान रखिए। मैंने आपको बताया था कि बच्चे जानते हुए भी गलत कैसे करते हैं, कि ऊपर में मान लीजिए क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है। अब उनको याद है भाई बिहार है, तो बिहार भी ऑप्शन में है और दिल्ली भी ऑप्शन में है, तो आपको दिल्ली को टिक करना है, न कि बिहार को करना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे तो नहीं लिखा है कि भाई यूटी का या फिर राज्य का, है ना? ये तो सीधे सीधे लिख दिया इस दोनों के जगह पे इंडिया का। तो भाई दिल्ली तो इंडिया में ही है ना, क्या फर्क पड़ता है यूटी है? आपसे तो ये नहीं पूछा गया कि यूटी वाला मत बताना। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर ये पूछे कि सबसे अधिक घनत्व कहाँ है और यूटी राज्य ऊपर में न लिखा रहे और ऑप्शन में दिल्ली भी हो, तो दिल्ली मार के आना है ना? लॉजिक समझिएगा, है ना? इसके अलावा देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जगह है, वहां पर है, ठीक है? वैसे भी अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है, जो राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। लेकिन उसमें भी एक जगह है दिबांग घाटी, एक आधगो आदमी दिखवे नहीं करता जी, किलो में एगो आधगो आदमी दिखता है ना? इसके अलावा जन घनत्व के मामले में दूसरा स्थान तमिलनाडु के चेन्नई का है। अगर स्पेसिफिक रूप से स्थानीय रूप से बात करेंगे, जैसे हमने दिल्ली के अंदर भी स्थानीय रूप से बात करा कि कहां पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो दूसरे स्थान पे चेन्नई का है ना? ये बात भी ध्यान रखेंगे, चेन्नई भी महानगर है ज्यादा। इसके अलावा वर्तमान में संघ और राज्य सूची में कितने विषय शामिल है? एट प्रेजेंट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन एंड स्टेट्स रिस्पेक्टिवली, है ना? तो ये 100 तथा 61 है। 100 जो है ये संघ सूची में है और 61 जो है आपके राज्य सूची में शामिल है। देखिए 7वीं अनुसूची में जो है इस प्रकार से चीजों को रखा गया है कि पहले संघ को रखा गया यूनियन को, तब आपका राज्य आ जाता है और तब आपका समवर्ती आता है, ठीक है? तब आपका समवर्ती आता है। मैंने आपको कहा है कि भाई समवर्ती में सबसे कम है 52 विषय है, राज्य में 61 विषय है और संघ में 100 विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि मान लीजिए इन तीनों ही लिस्ट में अब तक जिस भी वस्तु को शामिल नहीं किया गया उसे क्या कहते हैं? अपशिष्ट अधिकार। ये किसके पास है? तो ये संघ के पास सुरक्षित रहेगा ऐसी विषयों पे कानून बनाने का अधिकार। एक सेकेंड, हाँ, तो समझ गए कि जो अभी तक तीनों इन सूचियों में शामिल नहीं किया गया है उस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा? तो संघ के पास रहेगा। इसे लैंग्वेज में बात करेंगे तो अपशिष्ट शक्तियों का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो ये केंद्र के पास है, ठीक है? इसके अलावा आ जाते हैं, अभी हमने जिक्र कर ही लिया कि तीनों सूची में कितने कितने विषय शामिल है। संघ में 100, राज्य में 61 और समवर्ती में 52। ये समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। साथ ही प्रस्तावना की भाषा
ये भी पूछा गया था, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा तीनों प्रकार के विषयों को 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो भैया 8वीं अनुसूची में कहा है, तो 22 प्रकार के भाषा को शामिल किया गया है। लास्ट में 4 भाषा को जोड़े गए थे, अगर किसी को याद हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसमें मैं एक हिंट देता हूं, बोडो है ना। इसके अलावा 3 भाषा और है, संविधान संशोधन के द्वारा चारों को एक के साथ जोड़ा गया था, तो मैंने एक बोडो बताया है। अन्य 3 भाषा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से जोड़ा गया था। इसके अलावा 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है और 12वीं अनुसूची में नगर निगम है। आधा बच्चा अनुसूची और भाग में ही कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ग्राम पंचायत के जस्ट बाद में जो है नगर निगम है और यह अनुसूची लास्ट है। तो लास्ट अनुसूची में क्या है, शहर है ना। आप और हम जो है गांव के हैं बेसिकली, तो गांव में पढ़ते हैं तो एक इच्छा होती है शुरुआती दिन में, बाद में ये इच्छा हट जाती है कि शहर में जाके कहीं रहे मस्त, है ना। तो शहर में आके ही समाप्त हुई है अनुसूची 12वीं पे, है ना। 11वीं में ग्राम पंचायत और 12वीं में नगर निगम, 12वीं को अनुसूची है, अनुसूची खत्म। तो 8 से लेके आपको जो आगामी 4 है, 7 से लेके आपको देख लेना है, आगामी 4-5 जो है जरूर ध्यान रखना है। 7 से लेके 12 तक तो आपका हो ही गया। 7 में 3 सूची है, 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में ग्राम पंचायत और 12 में नगर निगम। अब हम भाग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भाग 2 से 1 तो सभी जानते हैं, 2 से आपको पढ़ना है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, 4 में डीपीएसपी नीति तत्व है, भाग 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 9 में ग्राम पंचायत है और 9 के ए में नगर निगम है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इतने भागों को भी अपने जेहन में रखें। भाग टोटल 22 है जो 25 भागों में विभक्त है। अब ये 25 भागों में विभक्त करने से क्या तात्पर्य है आपका, तो जाइए देखिए, जैसे ये भाग 9 है तो इसके 9 का एक क्रिएट कर दिया गया, इसमें ग्राम नगर निगम को रखा गया, तो एक बढ़ गया ना। इसी प्रकार से एक भाग 4 है, इसका 4 का एक क्रिएट करके फंडामेंटल ड्यूटीज को रख दिया गया है, तो इसी प्रकार से 3 बढ़ गए हैं, ठीक है। और 21 का एक जो है आपका, ये तो आर्टिकल है, इसी प्रकार से 3 बढ़ गया है, जिससे 22 से ये 25 हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे कुछ और चर्च करना जरूरी रहेगा, है ना। ये जो फंडामेंटल राइट है यूएसए से लिया गया है और ये जो नीति तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपसे पूछा जाता है कि ये संघ वाला आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होती है, डायरेक्ट दे देता है। तो 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल जो है ये संघ से संबंधित है और 152 से लेकर, है ना, 237 तक की आर्टिकल जो है ये राज्य से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुनगुन, इसके अलावा जो आपका मैंने संघ बता ही दिया, राज भी बता दिया। भाई यहाँ से संघ क्लोज हो रही है तो यहीं से राज स्टार्ट होगा। जिनको भी आर्टिकल वगैरह में कंफ्यूजन है, भाग वगैरह आसानी से याद नहीं हो पा रहे हैं, भैया आर्टिकल की वीडियो की लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, गारंटी मानिए आपको सब याद हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, मैकाल तथा राजमहल की पहाड़ी के बीच कौन सा पठार स्थित है। देखिए मैकाल और राजमहल की पहाड़ी जो है सीमा बनाता है दक्कन की पठार का। व्हिच प्लेट्यू इज सिचुएटेड बिटवीन मंकाल एंड राजमहल हिल्स। तो भैया ये है डेक्कन की पठार, इसे दक्कन का पठार या डेक्कन का पठार भी कहा जाता है ना। ढक्कन का पठार मत बोल देना भैया, है ना, डेक्कन ही है ना। दक्कन के पठार का आकार लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार है ना। जो इसमें किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, ये सीजीएल में पूछा गया कि डेक्कन के पठार के अधिकांश भाग में किस प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं। तो इसमें ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर इत्यादि खनिज पाए जाते हैं, चट्टान पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। दक्कन की पठार की बात कर ले तो एक साइड से तो हमने बता दिया कि आपका जो है ये राजमहल की पहाड़ी और मैकाल पर्वत रेंज है, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप आ जाएंगे, है ना, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट की तरफ से देखेंगे तो सतपुड़ा आ जाएगा आपका, है ना, पूर्वी तथा पूर्वी भाग में, है ना। तो ये बात भी, सतपुड़ा भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, यानी दक्कन के पठार से ही। आप मैप पे भी देख सकते हैं जी, मोटे मोटे तौर पे, जरूरी नहीं कि सब चीज लिख के भी पढ़ा जाए। इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है खनिजीय दृष्टिकोण से परिपूर्ण पठार है, छोटा नागपुर का पठार। अगर आपको छोटा नागपुर के पठार की एरिया की बात कर ले
तो बिहार का कुछ पार्ट, झारखंड के कुछ पार्ट, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक का जो है इनके फैलाव है छोटा नागपुर के पठार। वो जो संथाल विद्रोह हुआ था ना, ये छोटा नागपुर के पठार के आसपास ही हुआ था 1855 में लॉर्ड कैनिंग के समय, सिद्धू और कान्हू के द्वारा, है ना, जो पहला विद्रोह था हमारे इंडिया में, और उसमें अंग्रेज दहल गए थे। हथियार नहीं रहते हुए भी तीर धनुष से जो है बहुत को हमने हिला दिया था। तो इसके बाद में आपका सिपाही विद्रोह 1857 में होता है, जो काफी हद तक हिलाया, है ना। तो ये सभी जो है आपको रखना है, थोड़ा सा ध्यान रिलेट करके पढ़ेंगे, जहाँ चीज याद रहेगा। इस पठार में जो है ग्रेनाइट और निच चट्टान की प्रधानता होती है जी, छोटा नागपुर के पठार में, है ना। छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या जो है आपका खनिज मिलते हैं, तो लोहा, कोयला, तांबा, यूरेनियम। यूरेनियम जो है आपने जादू गोरा का नाम सुना होगा ना, जादू गोरा, यूरेनियम खान, ये कहाँ पे है, झारखंड के अंदर। तो ये किस पठार के अंतर्गत आएंगे, तो ये आपका छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ही आ जाएगा। आपने एक स्वर्ण रेखा नदी का नाम सुना होगा जी, स्वर्ण रेखा नदी का नाम, है ना, स्वर्ण रेखा नदी, ये भी इसी पठार के भाई बहनों में से है ना। और इस पे जो है आपका हुंडरू जलप्रपात है, कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पठार से कुछ और प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है भाई, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपका पामीर के पठार को कहा जाता है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार। यहाँ बड़ी शब्द काट दीजिएगा, ऊंची कर लीजिएगा, है ना, ऊंची ज्यादा सुटेबल रहेगा। दुनिया की सबसे ऊंची पठार जो है ये तिब्बत की पठार है, लेकिन जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ये पामीर के पठार को स्पेसिफिक रूप से कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से दुनिया की, भारत की, एशिया की 3 चीज जरूर याद रखें। दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा है, भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल जो है थार है, और एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल जो है गोबी है, जो मंगोलिया में है, और सबसे छोटा मरुस्थल दुनिया में कनाडा के अंदर है, डेजर्ट कॉर्क्रॉस, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, पंडित किशन महाराज इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो भैया तबला बजाते हैं। मैंने बताया है कि जो भी महाराज सरनेम है, या तो नृत्य से है तो कथक नृत्य करते होंगे, और या फिर इंस्ट्रूमेंट से है तो लगभग तबला ही बजाते होंगे, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो महाराज सब जो इसमें भी लगा है तो तबला से संबंधित हो जाएगा। अब तबला से संबंधित कुछ अन्य कलाकारों को भी देख लेते हैं। लच्छू महाराज, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन साहब को इसी बार जो है आपका पद्म विभूषण दिया गया है जी, पद्म विभूषण दिया गया है जाकिर हुसैन साहब को। अंबिका प्रसाद, लतीफ खान, फैयाज खान, सभी के सभी तबला से संबंधित कैरेक्टर हैं, है ना। अगला जो पॉइंट है, ध्रुव घोष, आसिफ अली खान, वजीर खान, इंद्रलाल पंडित, इंद्रलाल अलग हैं, पंडित राम नारायण, साबरी खान, सुकूर खान, ये सभी के सभी सारंगी से संबंधित है जी, है ना। इसके अलावा विश्व मोहन भट्ट, ब्रिजभूषण काबरा, ये गिटार से संबंधित है। राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। इसी में भजन सुपारी भी रख लीजिएगा, भजन सुपारी, सुपारी नहीं सुपारी नाम है भैया, है ना, भजन सुपारी, ये भी संतूर प्ले करते थे। अली अहमद, हुसैन खान, बिस्मिल्लाह खान, शहनाई। लेकिन आज तक इतिहास गवाह है कि शहनाई में खाली बिस्मिल्लाह खान साहब को ही पूछा गया है, जिन्हें 2001 ईस्वी में भारत रत्न भी दिया गया था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इन दोनों को नहीं पूछा गया आज तक शहनाई में, फिर भी आप याद रख ले तो ज्यादा बेटर है ना। इसके अलावा औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश की सत्ता किसने संभाली, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेबा हु टुक ओवर द पावर ऑफ द मुगल डेस्टिनी, है ना। तो भैया ये थे इनके पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, क्या नाम था इसका, मोहम्मद मुअज्जम। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, ठीक है। तो इसमें से जो मोहम्मद मुअज्जम थे वो बलिष्ठ था, है ना। तो यही गद्दी पर बैठा बहादुर शाह के नाम से। तो बहादुर शाह का ओरिजिनल नाम क्या हो गया, मोहम्मद मुअज्जम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हवाबाजी बिल्कुल ही नहीं, है ना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मुगल शासक बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे, तो भैया मोहम्मद मुअज्जम, है ना। ये किसके पुत्र थे, औरंगजेब के पुत्र थे। औरंगजेब के कितने पुत्र मैंने बताया, 3 पुत्र। कौन कौन थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम एवं मोहम्मद कामबख्श। इन दोनों को मार दिया, दोनों को जो है गला दबा दिया, कौन, मोहम्मद मुअज्जम। बच गया इकलौता, तो ये गद्दी पे बैठ गया, भाई झंझटे खत्म, झगड़ा उगड़ा नहीं, हिस्सावारी कोई नहीं, है ना। इसके अलावा मुगल वंश के प्रथम शासक बाबर और अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसको पकड़ के अंग्रेज जो है रंगून ले गया था, बर्मा ले गया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है
देश प्रेम के भावना के प्रति अग्रसर भी देखा गया है, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इसमें जो है ये भी लड़ रहे थे अंग्रेज के तरफ से। हालांकि ये मजबूर थे लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो देखे, है ना। तो इसे आप अच्छे आदमी में भी गिनती कर सकते हैं। इसके अलावा फर्रुखसियार को घृणित कायर, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, औरंगजेब को जिंदा पीर, बाबर को कलंदर, हुमायूं को अभागा शासक, ये मुगल वंश के कुछ उपनाम हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फर्रुखसियार था, घृणित कायर कहा जाता है इसे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह स्त्रियों से ज्यादा मतलब लगाव रखने के हेतु रंगीला बादशाह कहा जाता था, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, बाबर को दानशीलता की भावना के लिए कलंदर कहा जाता था, हुमायूं को अधिकांश युद्ध में पराजय के कारण अभागा शासक कहा जाता था, है ना। तो ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का अधिक लाल दिखना यह किस कारण से होता है? सन एपियर्स रेडर्स एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू व्हिच फेनोमेनन। तो भाई ये किस घटना के कारण होता है, किस फेनोमेनन के कारण होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है जी, कि जब सूर्य उदय होता है या फिर डूबता है तो जरूरत से ज्यादा ही लाल दिखता है। तो ये हो जाता है जी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हीरा का जो चमक होती है, जो डायमंड होती है, इसकी जो आपकी चमक होती है जी, है ना, चमक होती है, तो ये किस कारण से होती है? तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होती है। टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण बहुत सारी चीज होती है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। हीरा का चमकना होता है, टूटा हुआ कांच का चमकना होता है, जो मिर्ग मरीचिका होती है यानी हेलोसिनेशन होती है, दृष्टि भ्रम जिसे बोलते हैं हेलोसिनेशन, यानी जो डेजर्ट वगैरह में होती है कि भाई पानी का आभास करवाता है। या फिर आप गांव घर में अगर कहीं भी कोल तार वाला रोड है, यानी पक्का रोड है ना, फिनिश नहीं है सीमेंट से, खाली कोल तार से है ना, और कोल जब पिघलता है धूप के अंदर और आप दूर से मोटरसाइकिल चला रहे होते हो तो आपको लगता है कि आगे पानी है, लेकिन वहां कोई पानी नहीं रहता है। दिस इज हेलुसिनेशन, इसे हिंदी में मिर्ग मरीचिका कहा जाता है। ये भी टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे जी ओएफसी काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कई बार आपसे पूछा गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग एक तो संचार व्यवस्था में होता है, यानी टेलीकॉम सेक्टर में होती है। दूसरी जो है चिकित्सीय सेक्टर में भी होती है जी, जो शल्य चिकित्सा होता है ना, एंडोस्कोपी बोलते हैं इसे, इसमें भी होता है ओएफसी का जो है आपका इस्तेमाल। देखिए मुझे ओएफसी नहीं बोलना चाहिए, ओएफसी का मतलब होता है ऑप्टिकल फाइबर वाला केबल, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर ही बोलूंगा, केबल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का जो है इस्तेमाल होता है संचार में, शल्य चिकित्सा में। हीरा, ऑप्टिकल फाइबर, फूटा हुआ कांच, मिर्ग मरीचिका यानी हेलुसिनेशन, ये सब के पीछे क्या कारण है? टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके अलावा इस फॉर्म में क्वेश्चन और पूछता है कि जो पानी में पड़ी हुई मछली है, पड़ी हुई सिक्का है, थोड़ा सा उठा दिखता है, उथला हुआ दिखता है, क्यों दिखता है? तो ये अपवर्तन के कारण दिखता है जी, है ना। ध्वनि आप बोलते हैं दीवार से या फिर किसी जंगल वगैरह से टकरा के जो आपको वापस सुनाई देता है ना। पहले गांव घर में जाके स्कूल के दरवाजा खोल लेने का, सरकारी वाली स्कूल का, और उसमें जोर से बोलने का, हाँ, तो इधर से भी आवाज आता था। तो ये क्या है भाई? ध्वनि की क्या है? ध्वनि की परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, जो टकरा के दीवार से वापस आती है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो मिनिमम लेंथ है वो कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए जी, ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसके अलावा एक चीज मैंने और बता रखा है आपका कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होती है, इसको जरूर ध्यान रखना है। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से आप सनलाइट डालते हो तो ये 7 वर्गों में बंट जाता है, जिसमें सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे वायलेट होता है। यानी रेड की जो है प्रकीर्णन सबसे कम होती है, रेड की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसी कारण ये खतरे की सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस कलर की तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होगा, प्रकीर्णन उतना कम हो जाता है। इस हिसाब से वायलेट का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, क्योंकि ये सबसे नीचे है। और ये 7 रंगों में इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि सूर्य, आप जानते हैं कि 7 रंगों का मिश्रण है सूर्य का प्रकाश। चलते हैं, अच्छा प्राथमिक रंग भी याद रखिएगा, लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को जो है प्राइमरी कलर कहा जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्टेड? तो 1993 में हुआ था प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जी। विश्व व्यापार संगठन उसी के आसपास है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसकी मुख्यालय सबसे पहले कहां पे है? तो जेनेवा में, और जेनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। देखिए ये WTO जो है ये कोई मतलब संस्था नवीन नहीं बना था 1995 में, इसका नाम बदला गया था GATT, गैट,
गैट का नाम आपने सुना होगा, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी भी मुख्यालय जेनेवा में ही थी। तो इसी गैट का नाम बदल के 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया। उसी प्रकार समझिए जैसे योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया, उसी प्रकार से समझिए जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी गठन 1921 में हुआ था, इसी का नाम बदलकर 1955 में SBI कर दिया गया, है ना। तो इसी प्रकार से नाम बदल दिया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया, तो भाई ये चीज हो गया स्थापना उस समय से। समझ गए, ये 3 मैंने एग्जांपल दिया है, आप समझ गए होंगे कि WTO कब आया और किसका जगह लिया था, योजना आयोग कब हटा, इसके जगह पे क्या आया, SBI किस बैंक को रिप्लेस करके बना है ना। आई होप समझ गए होंगे। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना 1989 में आती है। नमामि गंगे कार्यक्रम भी पूछा जाता है, ये 2014 में आता है जून के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पहल है आपका नमामि गंगे, जो गंगा सफाई कार्यक्रम से संबंधित है। इसके अलावा 2014 में ही तेलंगाना स्टेट अलग होता है जी आंध्र प्रदेश से, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा 2014 में ही प्रधानमंत्री जनधन योजना भी आती है दादा, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड, तो ये भाई 24 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा भैया? तो 15 मार्च को जो है विश्व स्तर पे हम उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस काफी पूछा जाता है, 22 मई को मनाते हैं। अभी अभी आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए हैं हम कल ही, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दिसंबर माह के कुछ और हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, यहीं पे और बता देते हैं। जैसे आपको 24 दिसंबर है, तो दादा 23 दिसंबर को क्या मनाते हो? तो 23 दिसंबर को आप मनाते हो भैया, 23 दिसंबर को क्या मनाते हो? तो 23 दिसंबर को हम मनाते हैं चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे राष्ट्रीय किसान दिवस। इसके अलावा हम मनाते हैं 24 के बाद 25 दिसंबर जो है ये सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पे, है ना। 24 हो गया, 25 भी हो गया, 23 भी हो गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अब ये सिख धर्म से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा दिसंबर माह में 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाते हैं, है ना। 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाते हैं, है ना। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, है ना। तो ये सब बात जो है कुछ दिसंबर माह के जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जून में अभी अभी बीता है ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाए हैं, तो आई होप पूछ लिए जाए भाई, है ना। इसके अलावा 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। इसके अलावा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद साहब के जन्मदिन पर मनाते हैं। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर दिवस मनाया जाता है ना। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय टीचर दिवस मनाया जाता है। तो भैया ये सब कुछ दिवसें हैं जो आप मैच करके याद रख सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। आप कहोगे इतना कैसे याद होगा, तो करने से ही होगा, और कोई शॉर्टकट तो है नहीं, है ना। आप बार बार करिए, बार बार प्रयासरत रहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जो चीज आपको पढ़ाई लिखाई में ज्यादा परेशान करता है उसको ज्यादा टाइम देके उस परेशानी को ही समाप्त कर दो, है ना। ऐसा नहीं कि आपने मॉक टेस्ट लगाया टेक्स्ट बुक से या फिर किसी भी चीज से, उसमें आपकी 5 क्वेश्चन गलत हो गए और 25 सही हो गए 30 में, तो आप बहुत खुश हुआ, रे बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं, वो जो 5 गलत हुआ ना उसके पीछे पड़िए कि वो क्यों गलत हुआ, है ना। मुझे कहाँ पढ़ने की जरूरत है कि ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे करके जो है काम को निपटाना चाहिए, ना कि कल 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 पे छोड़ना चाहिए। ये कल कभी नहीं आती, अपनी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत सारा चीज हुआ जो मैं कल कल करता रह गया और कल कभी नहीं आया। ठीक है, तो आप भी अभी समय है, अच्छे से पढ़िए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।